पिछली क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किया था. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाज a1 v1 is equal to a2 v2. So if velocity of the liquid which is flowing through uh, a particular area of cross section is so area of cross section multiplied by velocity of the liquid passing through it is always a constant. The product of that is always a constant. So that is what was equation of continuity. ठीक है, a into v is equal to constant. ठीक है, अब हम लोग ये बर्नौलीज थ्योरम के पहले जो एक लिक्विड है अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या एनर्जी, किस फॉर्म में एनर्जीज हो सकते हैं उसको पहले देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करके बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करेंगे. सो बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना है अच्छे से. So a liquid in motion may possess three types of energy. So when a liquid is moving, there can be three types of energies possessed by the liquid, moving liquid. First is pressure energy, second is potential energy, and third is kinetic energy. So these are the three forms of energy. Pressure energy क्या है? पहला, it is the energy possessed by a liquid by virtue of its pressure. It is the measure of work done in pushing the liquid in a vessel against pressure without imparting any velocity to it. So देखो, energy possessed by a liquid by virtue of its pressure. Pressure के वजह से किसी liquid में जो energy है उसको हम लोग pressure energy बोलेंगे. It is measure of work done in pushing the liquid in a vessel against pressure without imparting the velocity to it. मान लीजिए पहले ये जो हमारा पिस्टन है ये यहाँ पे था, इस पिस्टन को मूव करके हम लोग यहाँ तक ले आए, x डिस्टेंस से मूव किए, तो ये लिक्विड का प्रेशर जो है यहाँ पे P है, तो इस लिक्विड के प्रेशर के अगेंस्ट हमने वर्क डन किया. सो वही चीज कह रहा है, मेजर ऑफ वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड इन द वेसल अगेंस्ट प्रेशर. जो प्रेशर इस डायरेक्शन में, हम लोग लिक्विड को इधर पुश कर रहे हैं, किस, है ना, तो उसमें जो वर्क डन होगा इस लिक्विड को पुश करने में against the pressure P, the work done which is being done, the work which is being done against the pressure is basically stored as pressure energy. So pushing the liquid in the vessel against pressure without imparting any vessel to it. तो धीरे धीरे हम लोग पुश करते हैं बिना उसको कोई काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट किए हुए. So consider a liquid of density rho contained in a white tank T. तो मान लो हमारे पास लिक्विड का डेंसिटी जो इसके अंदर है वो डेंसिटी इस लिक्विड का रो है और एक टैंक टी है जिसमें हम लोगों ने लिक्विड को स्टोर कर रखा है, प्रोवाइडेड विद साइड ट्यूब एस, साथ में साइड में एक ट्यूब है एस, फिल्ड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. तो ये जो पिस्टन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. Now let h is the height of free surface of the liquid in the tank above the axis of tube. तो इस, देखो, above the axis of tube, ये जो हमारा एक्सिस है ट्यूब का, उस एक्सिस से जो हाइट है इस फ्री सरफेस का वो कितना है? h. ठीक है. So let h is the height of free surface of the liquid in the tank above the axis of the tube. Hydrostatic pressure on the piston P is equal to h rho g. तो यहाँ पे जो प्रेशर है इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा? इस सरफेस से इसके जो डेप्थ है h डेप्थ पे जो प्रेशर होता है दैट इज रो जी एच. तो वही प्रेशर एट दिस पॉइंट P is equal to h rho g. Now let the liquid be pushed in with force F. तो हम लोग जब इसको ना फोर्स F से अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं अगेंस्ट द प्रेशर P in the tank by moving the piston very slowly to the left through a small distance x. इसको x डिस्टेंस से मूव कराते हैं, धीरे धीरे पुश करके इसको x डिस्टेंस से अंदर मूव कराते हैं. Since the process is very slow, hence the kinetic energy acquired by the liquid in this process is negligible. तो ये जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं बिना कोई स्पीड इसको अटेन कराए हुए, तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द लिक्विड इन दिस प्रोसेस इज नेग्लिजिबल. नाउ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक इज इक्वल टू a इंटू एक्स. मान लो ये देखो, ये लेंथ जो है इसका x है, ठीक है, और
जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने देखा था स्मॉल ए था, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ x विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। सो जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जिसको अंदर की तरफ पुश किए हैं वो कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। मास ऑफ द लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक, ये वॉल्यूम को डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मास निकल जाएगा, तो ax इंटू रो क्या हो गया, मास ऑफ द लिक्विड विच इज पुश्ड इनसाइड द टैंक। फोर्स ऑन पिस्टन क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे होंगे, अब देखो इसको अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करना है, अंदर प्रेशर P है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ से जो फोर्स होगा दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो तुमको बाहर से लेफ्ट साइड में उतना ही फोर्स लगाना होगा इस प्रेशर के अगेंस्ट, जिससे कि वो धीरे धीरे मूव कर सके। तो फोर्स कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स। अब वर्क डन इन पुशिंग द टैंक इनटू द पुशिंग द लिक्विड इनटू द टैंक, वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स है हमारा P इंटू ए, और डिस्टेंस कितना मूव कर रहे हैं, x डिस्टेंस है। तो वर्क डन क्या हो गया, P इंटू ए इंटू एक्स, दिस इज वर्क डन। Now this work done in pushing the liquid against the pressure P into a tank without imparting it any velocity becomes the pressure energy of mass AX rho। तो ये जो मास है लिक्विड का AX rho, इस मास का प्रेशर एनर्जी ये हो गया, ये जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं दैट इज स्टोर्ड एज प्रेशर एनर्जी एंड ऑफ वॉल्यूम AX ऑफ द लिक्विड। तो मास लिक्विड का AX रो है, वॉल्यूम A इंटू एक्स है, और जो एनर्जी हम लोग कर रहे हैं, प्रेशर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो P इंटू ए इंटू एक्स है। तो अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू एक्स। ठीक, और जो मास है रो इंटू ए इंटू एक्स, ये मास हो गया। ठीक है, और जो वॉल्यूम है लिक्विड का दिस इज ए इंटू एक्स। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास मतलब प्रेशर एनर्जी को मास से डिवाइड कर दो, मतलब P इंटू ए इंटू एक्स को ए एक्स इंटू रो से डिवाइड कर देंगे। ए एक्स और ए एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, P अपॉन रो हो गया, राइट, P अपॉन रो। ठीक है ना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग को निकालना है, ये पर यूनिट मास है, अब हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी है हमारा P इंटू ए इंटू एक्स, और जो वॉल्यूम है वो A इंटू एक्स हो गया। तो P इंटू ए इंटू एक्स बाई ए इंटू एक्स, ये ए एक्स और ए एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, P हो गया। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के बराबर ही हो गया, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास P बाय रो हो गया। सो हेंस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड। प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। So pressure energy per unit volume is same as hydrostatic pressure. क्लियर है बच्चों यहां तक? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? यस सर। अब सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग ने प्रेशर एनर्जी पढ़ा, अब सेकंड एनर्जी, सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोगों ने देखा था, तीन फॉर्म में एनर्जी रहता है। पहला था प्रेशर एनर्जी, दूसरा था पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा है काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी हम लोगों ने देख लिया है ना, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी करेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, so it is the energy possessed by the liquid by virtue of its height or position above the surface of the earth or any reference level taken as zero level. So let m be the mass of the liquid at height h above the zero level, है ना, मान लो mass of liquid which is at height h above zero level and capital V be its volume। ठीक, potential energy of the liquid निकालेंगे तो mgh निकल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट
मास निकालेंगे mgh डिवाइडेड बाय m कर देंगे तो gh निकल जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो mgh बाय v हो जाएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम रो होता है, डेंसिटी दैट इज रो gh हो गया। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब लिखना होगा तो हम लोग रो gh लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जब लिखना होगा तो उसको gh लिखेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी तो mgh हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। एक पोटेंशियल एनर्जी जो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी होता है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास हो गया, और क्लियर है बच्चों? ये तीनों फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए ये तीनों फॉर्म हम लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी possessed by a liquid by virtue of its motion. So it is the energy possessed by a liquid by virtue of its motion or velocity. तो लिक्विड के मोशन के वजह से जो उसमें एनर्जी होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड ऑफ मास m, डेंसिटी रो एंड वॉल्यूम कैपिटल v, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, ऑफ मास m, डेंसिटी रो एंड वॉल्यूम कैपिटल v, ठीक। Now kinetic energy of the liquid is equal to half mv square, ठीक है। सो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया लिक्विड का, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब ये मास m है लिक्विड का और वॉल्यूम v है, सॉरी वेलोसिटी v है, तब हम कह रहे हैं कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv स्क्वायर हो गया। m इसका मास है, डेंसिटी रो है, और वॉल्यूम कैपिटल v है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास जब करना होगा तो इसको m से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ v स्क्वायर हो गया। और यही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड निकालना होगा तो हाफ mv स्क्वायर को कैपिटल v से डिवाइड कर देंगे। m बाय कैपिटल v, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो हो जाता है, डेंसिटी, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू रो v स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज हाफ v स्क्वायर, और पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो हाफ रो v स्क्वायर हो जाएगा। Now note that the three types of energy possessed by a liquid in motion are mutually convertible from one form to the another. तो ये जो तीनों एनर्जी है, एक हम लोगों ने प्रेशर एनर्जी पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी जो पढ़ रहे हैं, ये तीनों एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, इज कन्वर्टेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, राइट। और कन्वर्ट हो सकता है इसीलिए जो सम ऑफ all these three energy is always constant, that is what is Bernoulli's theorem, अभी हम लोग जो प्रूव करेंगे उसको। So conservation of all these three forms of energy in case of a moving liquid is being given by Bernoulli's theorem. So ये जो Bernoulli's theorem क्या है, Bernoulli's theorem is an outcome of principle of conservation of energy applied to a liquid in motion. सो जब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हैं, लिक्विड जब मूव कर रहा है उसमें, उसको हम लोग बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो ऐसा लिक्विड जिसका स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, सो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, द टोटल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, potential energy and kinetic energy per unit mass remains constant at every cross section थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। तो जो लिक्विड जिस पाइप में फ्लो कर रहा है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस पाइप, you will find the sum of potential energy, pressure energy and kinetic energy per unit mass is always constant, ठीक है। This is what the theorem states, Bernoulli's theorem। कई सारे स्टेटमेंट तुम देखोगे पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, अभी हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट्स देखेंगे इसके, पहले इसको प्रूव करेंगे बर्नौलीज थ्योरम को। सो एन आइडियल लिक्विड इज वन विच इज परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल एंड नॉन विस्कस। तो हम लोग जो ये आइडियल लिक्विड कर रहे हैं ना, आइडियल लिक्विड क्या है यहाँ पे, आइडियल लिक्विड जो कि इनकम्प्रेसिबल है, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल, मतलब आप उसको कंप्रेस थोड़ा भी नहीं कर सकते। दूसरा इररोटेशनल, मतलब वो आपस में वो जो है लिक्विड वो रोटेट नहीं कर रहा हो किसी एक्सिस के, और मतलब मूव करने से में, और नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब अलग अलग लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग आइडियल लिक्विड कहेंगे।
Now let P1 is the pressure applied on the liquid at A. मान लो लिक्विड एक लिक्विड जो है एक पाइप में ऐसे फ्लो कर रहा है यहां से यहाँ, राइट। अब ये वाला जो एंड है, ठीक है, ये ए एंड है और दूसरा एंड बी है, लेट्स से इस पूरे जो पाइप का फ्लो का। लेट P1 इज द प्रेशर ऑन द लिक्विड एट ए। यहाँ पे जो प्रेशर है P1 है, यहाँ पे जो प्रेशर P2 है, यहाँ स्पीड ऑफ लिक्विड स्मॉल v1 है, स्पीड ऑफ लिक्विड स्मॉल v2 है, हाइट जो है इसके एक्सिस का h1 हो गया और यहाँ पे एक्सिस का हाइट h2 हो गया। ये इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये स्मॉल a1 है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a2 है। सो P1 है pressure on the liquid at A and P2 is pressure at the liquid at end B. A1, A2 is area of cross section of the tube at A and B respectively. H1 and H2 is the height of section A and B from the ground or reference level. तो ये जो इसका height H1 और ये दूसरे वाले एंड का जो height है वो H2 है। H1 and H2 are the heights of section A and B from the ground or a reference level. V1 and V2 is normal velocity of the liquid flow at section A and B respectively. तो यहाँ पे velocity V1 हो गया और इस पॉइंट पे velocity V2 हो गया, ठीक है। So V1, V2 is normal velocity of the liquid flow at section A and B respectively. Rho is the density of the ideal liquid flowing through the tube. इसमें जो liquid flow कर रहा है इसके अंदर से, इसका density let's say rho है। Now as the liquid flows from A to B, therefore P1 is greater than P2. हम जब कह रहे हैं liquid जो है A से B तक flow कर रहा है तो higher pressure to lower pressure liquid flow करता है, तो P1 का जो value होगा वो P2 से ज्यादा होगा। Pressure at P1, pressure at A is greater than pressure at B, right? So P1 is greater than P2. Okay. Now the mass m of the liquid crossing per second through any section of the tube in accordance with equation of continuity is, हम लोग equation of continuity क्या बोलता है, A1 into V1 is equal to A2 into V2, है ना। Mass of liquid which is getting inside this end will be the mass coming outside this end. So जितना liquid इसमें अंदर जा रहा है उतना ही liquid इससे बाहर आएगा। So this is A1 into V1 into rho, because density पूरे में same है, इस point से लेके इस point जो liquid है same liquid है, density same होगा तो A1 V1 rho is equal to A2 V2 rho हो गया, है ना। So ये बेसिकली तुम्हारा मास है लिक्विड का जो अंदर जा रहा है और यहाँ पे जो मास बाहर निकल रहा है। सो अब देखो रो रो कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू m, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इज इक्वल टू m बाय रो। रो को इधर लेके डिवाइड कर दोगे, m बाय रो करेंगे, मतलब मास बाय डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम है, तो A1 V1 इज A2 V2, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज गेटिंग इनसाइड इट is the volume of liquid which is coming outside the end B. तो अब देखो since A1, अब जब हम equation of continuity में कहते हैं A1 V1 is A2 V2 और हम कह रहे हैं कि A1 का एरिया, ये वाला जो एंड है ना, इसका एरिया इज ग्रेटर देन A2, तो अगर A1 A2 से बड़ा है तो मतलब V1 जो है V2 से छोटा है, ठीक है। So as A1 is greater than A2, V1 will be less than V2. Okay. So now force on the liquid at section A is P1 into A1. ठीक है। So ये जो section A है, यहाँ पे जो force है liquid का section A पे, this is P1 into area of cross section A1, right? And force on the liquid at section B is P2 into A2. तो यहाँ पे जो एरिया है A2 है, यहाँ पे एरिया A1 है। सो फोर्स जो यहाँ पे जो लिक्विड का है ऑन द लिक्विड इन सेक्शन A इज P1 A1 और फोर्स ऑन द लिक्विड एट सेक्शन B इज P2 A2, ठीक है ना। प्रेशर इनटू एरिया करते हैं तो फोर्स होता है, तो A पॉइंट पे जो फोर्स होगा दैट विल बी P1 into A1
और बी पॉइंट पे जो फोर्स होगा दैट विल बी P2 into A2. वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन ए. तो देखो वर्क डन जो हम लोग को निकालना है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा पर सेकेंड, अगर हम लोग निकाल रहे हैं वर्क डन. सो दिस इज फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा, वेलोसिटी हो गया. फोर्स है P1 इंटू A1 और इंटू वेलोसिटी V1 कर दोगे तो P1 A1 इंटू V1. सो A1 इंटू V1 जो हम लोग कर रहे हैं, है ना. सो अभी हम लोग पीछे हम लोग ने किया था A इंटू V, A1 V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड V है, राइट. तो A1 इंटू V1 को अगर हम लोग रिप्लेस कर लें कैपिटल V से, सो दिस इज P1 इंटू V. तो ये क्या है, वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन ए, एंड वर्क डन पर सेकेंड बाय द लिक्विड अगेंस्ट द प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन बी. सेक्शन बी पे वो क्या हो जाएगा, P2 इंटू V हो जाएगा. Now net work done per second on the liquid by pressure energy in moving the liquid from A to B. तो ये देखो जो वर्क डन यहाँ पे कर रहे हैं ए पॉइंट पे और वर्क डन जो बी पॉइंट पे हो रहा है, तो दिस इज वर्क डन बाय द लिक्विड एंड दिस इज वर्क डन ऑन द लिक्विड. सो वर्क डन ऑन द लिक्विड विल बी पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द लिक्विड विल बी नेगेटिव. सो P1V माइनस P2V हम लोग करते हैं. This is the work done per second on liquid by pressure energy in moving the liquid from section A to B. अब ये जो वर्क डन पर सेकेंड हो गया, नेट वर्क डन पर सेकेंड हो गया. When the mass m of the liquid flows in 1 second from A to B, its height increases from h1 to h2 and its velocity increases from v1 to v2. तो यहाँ से जो हाइट इंक्रीज कर रहा है h1 से h2 इंक्रीज कर जा रहा है और वेलोसिटी v1 से v2 इंक्रीज कर जा रहा है. तो ये अब हम लोग इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड देखेंगे, तो वो तो वर्क डन पर सेकेंड. अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड इज mgh2 माइनस mgh1. भाई ये पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे mgh2 है, ए पॉइंट पे mgh1 है. इंक्रीज कितना हो रहा है, mgh2 माइनस mgh1 पर सेकेंड. उसी तरह increase in kinetic energy of the liquid from A to B is half mv2 square minus half mv1 square. ये increase in kinetic energy हो गया. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, जो वर्क डन पर सेकेंड है on the liquid by the pressure energy is increase in potential energy plus increase in kinetic energy. So इसका मतलब ये जो P1V minus P2V is mgh2 minus mgh1, ये हो गया increase in potential energy per second, ये हो गया increase in kinetic energy per second. ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से आया है. अब माइनस वाला जो सारा टर्म है उसको राइट साइड में कर देंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे और माइनस mgh1 इधर ले आएंगे और माइनस हाफ mv स्क्वायर को भी इधर ले आएंगे. सो P1V प्लस mgh1 प्लस हाफ mv स्क्वायर, half mv1 square is P2V plus mgh2 plus half mv2 square. So ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ गया. ठीक है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय m, सबको m से डिवाइड कर दो. P1V by m प्लस gh1 प्लस हाफ v1 स्क्वायर. उसी तरह P2V by m gh2 प्लस हाफ v2 स्क्वायर. सबको रो, अब देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम रो है, तो P1 by रो plus gh1 plus half v1 square is P2 by rho plus gh2 plus half v2 square. अब P by rho plus gh, इससे क्या पता चला, जो P by rho है plus gh plus half v square, ये पूरा एक कांस्टेंट है ना. सो दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. P plus gh plus half v square is a constant. ठीक है. So hence P by rho is pressure energy per unit mass. GH जो था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास था और हाफ V स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास था, जो हम लोग पीछे पहले प्रूव भी कर चुके हैं बर्नौलीज थ्योरम के पहले. देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ V स्क्वायर था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास GH है, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास है P बाय रो. सेम चीज को हम लोग यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम में कर रहे हैं. P बाय रो क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास. GH क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, और हाफ V स्क्वायर
kinetic energy per unit mass. So sum of potential energy, pressure energy and kinetic energy per unit mass is always a constant. This is what is known as the Bernoulli's theorem. Clear है बच्चों? Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. So thus from this equation is pressure energy per unit mass plus potential energy per unit mass plus kinetic energy per unit mass is a constant. So the sum of pressure energy, potential energy, kinetic energy per unit mass is constant at all cross section in the streamline flow of an ideal liquid. This proves the Bernoulli's theorem. Now applying both the sides, multiplying both the sides of equation 19 by rho, we get, तो ये जो हम लोग को जो इक्वेशन मिला है ना, P by rho plus GH plus half V square is equal to constant. इस पूरे टर्म को रो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट. सो वही चीज कर रहा है, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस गिव्स अस अनदर स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है, तो अनदर स्टेटमेंट क्या है, इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume is always constant. तो पर यूनिट मास वाला तो हमने देखा ही, पर यूनिट वॉल्यूम वाला भी कांस्टेंट है. यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, हाफ रो वी स्क्वायर. ठीक है, दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच हो गया, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पी हो गया. अब इन सब को कंबाइन कर देंगे तो हमारा P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बोलते हैं, मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड फ्लो. Now two other forms of Bernoulli's theorem, right? So dividing this equation 19 by G, we get P by rho G plus of H प्लस हाफ. अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, जो हम लोगों को ये इक्वेशन मिला जो 19th वाला, P बाय रो जी एच, सो P बाय रो प्लस ऑफ जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो हमें मिला. इसको पूरे को G से डिवाइड कर देंगे, तो G से डिवाइड करेंगे तो P बाय रो जी प्लस H V स्क्वायर बाय 2G, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. P बाय रो जी जो है प्रेशर हेड होता है, H जो है दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड, V स्क्वायर बाय 2G जो है इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड. सो दिस इज प्रेशर हेड, gravitational head and velocity head. All the three quantities have the dimensions of distance, hence the name head. तो हेड इसीलिए बोला गया है क्योंकि इन सब का जो डायमेंशन है वो डिस्टेंस का ही डायमेंशन है. So in the streamline flow of an ideal liquid, the sum of pressure head, gravitational head and velocity head at every cross section of liquid is constant. तो ये जो sum है सभी का, प्रेशर हेड का, ग्रेविटेशनल हेड का और वेलोसिटी हेड का at every cross section of liquid, this is always a constant. If the liquid is flowing through a horizontal tube, the two ends of the tube are at the same level. Therefore, there is no gravitational head, that is level difference, that is H is equal to 0. So basically P plus GH plus, so ये जो हमारा आया था P plus
रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. जब h 0 हो गया तो मतलब p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. दिस शोज दैट if p increases v decreases and vice versa. p plus half रो वी स्क्वायर जब कांस्टेंट कह रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा. Thus Bernoulli's theorem also states that in the streamline flow of an ideal liquid through a horizontal tube, the velocity increases where pressure decreases and vice versa. Now this is also called Bernoulli's principle. P is called static pressure and half rho v square the dynamic pressure. अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम देखेंगे. सो 3-4 एप्लीकेशन देखेंगे अभी. तो पहला एप्लीकेशन है एटोमाइजर और स्प्रेयर. सो कॉमन फॉर्म ऑफ एटोमाइजर इज शोन इन द फिगर. सो व्हेन इट्स रबर बल्ब B is squeezed, the air blows in the tube T with high speed. So according to Bernoulli's theorem, a low pressure P2 is created inside T, which is much less than atmospheric pressure P1 on the liquid surface in vessel R. So due to it, the liquid rises up in the tube T and is pushed out with the air through nozzle W in the form of a spray. This principle is used in a paint sprayer, oil scent and nasal sprayer. तो इन सब जगह हम लोग यूज करते हैं. देखो होता क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे इसको प्रेस करोगे, इस बल्ब को प्रेस करोगे तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, है ना. सो बल्ब बी को जब हम प्रेस करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, राइट. सो the common form of atomizer, so when the bulb B is squeezed, the air blows in the tube T. अब इसको स्क्वीज करने से इसमें से एयर ब्लो कर जाएगा, एयर ब्लो करके बाहर निकल गया विथ हाई स्पीड. अब बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, a low pressure P2 is created inside T. जब इसमें से स्पीड ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पे लिक्विड P2 का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा और P1 का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है. तो ये इसको पुश करेगा और पुश करने की वजह से जो लिक्विड है, ये लिक्विड इसमें से निकल के इधर आएगा और बिकॉज एयर ब्लो कर रहा है, ये जो लिक्विड ऊपर जाता है वो साथ में लिक्विड को भी स्प्रे करता हुआ चला जाता है. सो ड्यू टू इट द लिक्विड राइजेस अप इन द ट्यूब T एंड इज पुश्ड आउट विथ एयर थ्रू द नोजल W. तो ये जो एयर के साथ ये नोजल के थ्रू ये पुश आउट हो जाता है. दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द पेंट स्प्रेयर, ऑयल सेंट एंड नेजल स्प्रेयर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now lift on an aeroplane wing. तो बेसिकली जो एरोप्लेन्स के जो विंग्स होते हैं, है ना, तुम देखोगे कि जब वो रनवे पे जा रहा होता है तो उसका ना ये जो फिन्स हैं, वो फिन्स का शेप जो चेंज करता रहता है, मतलब ये कभी ऊपर चला जाएगा फिर नीचे आ जाएगा. हैव यू नोटिस्ड इट? जब रनवे पे जाता है तो साइड में जो फिन्स होते हैं एरोप्लेन के, उसमें वो जो एक विंडो जैसा चीज होता है जो ऊपर उड़ जाता है और नीचे उड़ जाता है, नीचे आ जाता है. देखा है तुमने कभी? देखा ही होगा, आई एम श्योर, है ना. विंडो सीट के लिए लड़ाई करते हो तो वही देखने के लिए तो लड़ाई करते हो तुम लोग, नहीं? सो लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग, द शेप ऑफ द एरोप्लेन विंग्स, दैट इज एरोफॉइल, इज पेक्यूलियर. So its upper surface is more curved than its lower surface. तो यहाँ पे जो wings हैं एरोप्लेन के, ये upper surface is more curved as compared to the lower surface, and its leading edge is more thicker. तो ये जो leading edge है मतलब इस तरह से ये ऐसे shape का होगा, ठीक है. तो leading edge is more thicker as compared to the tail end. As the aeroplane moves forward, the air blown in the form of streamlines over the wings of aeroplane is shown.
तो एयर जो है इस तरह से फ्लो करता है इसके ऊपर से, विंग्स के ऊपर। यहाँ पे बिकॉज स्ट्रीमलाइन, इस जो स्ट्रीमलाइन हम लोग बोलते हैं ना कि डिजाइन ऐसे रखते हैं कि वो स्ट्रीमलाइन डिजाइन रहता है, तो स्ट्रीमलाइन डिजाइन की वजह से यहाँ पे जो ऊपर जो वेलोसिटी होगा वो बहुत ज्यादा होगा और नीचे जो वेलोसिटी होगा वो लेस होगा। ऊपर जो वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और यहाँ वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो मतलब नीचे का प्रेशर ज्यादा है ऊपर के कंपैरिजन में। तो जब ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस एरोप्लेन के वेट को बैलेंस कर दे, ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस कर दे ये प्रेशर, तब ये लिफ्ट कर जाता है ऊपर। So as the upper surface, as the aeroplane moves forward, the air blown in the form of streamlines over the wings of aeroplane is shown in the figure. Now, as the upper surface of the wing is more curved than its lower surface, because the upper surface that is more curved as compared to the lower surface, therefore the speed of air moves above the wing is larger than the speed of air below the wings. According to Bernoulli's theorem, the pressure above the wing becomes lesser than the pressure below the wings. So P plus half rho V square, ठीक है। So P plus half rho V square is constant जब हम लोग H को constant रखते हैं, H सेम है तब। So because यहाँ पे तो H का डिफरेंस तो बहुत कम है, तो अगर प्रेशर मतलब वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होना चाहिए। So वही कह रहा है, according to Bernoulli's theorem, the pressure above the wing become lesser than the pressure below the wing. Due to this, the pressure or the difference of pressure on the two sides of the wing, a vertical lift acts on the aeroplane. When this lift is sufficient to overcome the gravity pull on the aeroplane is lifted up. ठीक है। Now blowing of the roofs during storm, तो जब storm मतलब heavy जो high speed winds जब blow करता है, तो तुम देखो कि जो गरीब लोगों के घर में जो वो जिनका ये एस्बेस्टस का रूफ या फिर टिन का रूफ होता है, वो रूफ उड़ जाता है। अगर पता नहीं तुम लोग नोटिस किए हो कि नहीं। तो ये जो ब्लोइंग ऑफ द रूफ है, ये जो टिन का जो शेड है ये ऊपर से उड़ जाता है अगर प्रॉपरली ये टाइटेंड नहीं है स्क्रू से। तो ये लोग तो जनरली इसी तरह रख देते हैं ना, ये सब जो झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं। तो जब तेज आंधी आती है तो ये पूरा छत ही उड़ जाता है उनका, वो भी उसी रीजन से होता है। So during storm or cyclones, the roof of the huts or tinned roofs are generally blown off without causing any damage to the walls of the hut. Walls of the hut को कुछ नहीं होगा, बस ये जो टिन है ना जो इसके रूफ पे है, this is blown off, बाहर निकल जाता है। This is because during the storms, the wind blows with very high speed over the top side of the roof. तो ये because इसको देखो, ये जो पूरा है ये सरफेस, ये स्ट्रीमलाइन इसका वेलोसिटी है। तो स्ट्रीमलाइन पाथ है तो जिससे वेलोसिटी बहुत हाई होगा ऊपर। नीचे तो यहाँ पे विंड जा ही नहीं सकता, तो वेलोसिटी जीरो है। तो बिकॉज यहाँ पे हाई वेलोसिटी है, लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे हाई प्रेशर है अंदर, तो वो हाई प्रेशर के वजह से बाहर लो प्रेशर है, ये बिल्कुल जो छत है ये उड़ जाता है ऊपर। सो ड्यू टू इट द प्रेशर P2 ऑफ एयर ओवर द रूफ बिकम्स लो below the roof inside the room. The wind is not blown, therefore pressure of air P1 under the roof is very large, that is P1 is greater than P2. This difference of pressure provides a vertical lift to the roof of hut. When this lift is sufficient to overcome the gravity pull on the roof of the hut is blown off without causing any damage to the walls of the hut. Clear है बच्चों? Yes, sir. थ्योरी इतना ही है। एक टॉरिसेलीज थ्योरम है और एक ये वेंचुरी मीटर है, थोड़ा सा उसको देख लेंगे और क्वेश्चंस अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। सो हाइड्रोडायनामिक डायनेमिक्स में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा उसके साथ चलेगा।
तो जितना ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था, है ना, उसमें से हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स का कर लिया, लिक्विड्स का कर लिया, उसमें हाइड्रोस्टैटिक्स कर लिया, हाइड्रोडायनेमिक्स कर लिया। अब थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होगा, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पूरा खत्म हो जाएगा जब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करने के बाद हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स उसी के साथ ही शुरू कर लेंगे। ये करने के बाद हम लोग बेसिकली एसएचएम करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके बाद फिर वेव्स एंड ऑसिलेशंस उसके साथ ही हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले वेव्स कर लेंगे या फिर एसएचएम, अगर हम चाहें तो पहले एसएचएम कर लेंगे, विल सी। कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है बेसिक। तो इक्वेशन जो एसएचएम का लिखते हैं हम लोग, दैट इज सेम एज जो वेव का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, तो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो दोनों को साथ में ही करना चाहिए तो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मतलब हमारा सिलेबस 15 जैन तक आराम से हो जाना चाहिए मैक्सिमम। मतलब वील ट्राई टू फिनिश इट बाय दिसंबर एंड, बट मैक्सिमम वो जनवरी के 15 तक हम लोग ट्राई करके खत्म कर लेंगे। अभी तुम लोग के एनुअल एग्जाम का तो कुछ ऐसा डेट्स वगैरह नहीं आ रहा होगा? आया है क्या तुम लोग के एग्जाम्स का डेट वगैरह?